श्री विजय गोयल। उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जनरल बजट पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया है। मैं बजट के समर्थन पे खड़ा हुआ हूं। विजय गोयल। पहले बजट जब आता था तो लोग सोचते थे कि बजट के अंदर ही महंगाई बढ़ेगी या कुछ वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, किंतु अभी ऐसा लगता है कि बीच बीच के अंदर सारा साल कुछ ना कुछ बजट या कुछ ना कुछ महंगाई या दूसरे टैक्स वगैरह लगते रहते हैं। पहले लोग कल्पना करते थे कि हम टेलीविज़न या कार पहले खरीद लें, कहीं बजट के अंदर बढ़ तो नहीं जाएगा जी। किंतु अभी मेरा ये कहना ये है कि कोशिश हमारी लोगों की ये होनी चाहिए कि कम से कम खाद्यान्न में, शिक्षा में, दवाई में, परिवहन में बीच बीच में ना बढ़े में, बल्कि एक साल के बाद ही बजट इस तरह से आए कि जिसके अंदर लोगों को लगे कि अब इसके बाद कोई महंगाई या कोई टैक्स बढ़ने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी ने अपनी बहुत मजबूरियां गिनाई। उन्होंने कहा ग्लोबल फिनोमिना था, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना था, ग्लोबल हेडविंड्स थी, जिसके कारण इस सरकार की मजबूरियां थी कि अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाई है। मैं कहता हूं सरकार व्यापारी की तरह चलना चाहिए। एक व्यापारी जिस तरह से अच्छी प्लानिंग करता है, सर्दियाँ आती हैं तो हमको लगता है हमको कंबल चाहिए, हमको हीटर चाहिए, तो हमें मालूम है कि उसकी दुकान में वो जरूर मिलेगा। वो सब चीज़ों की प्री प्लान करता है। गर्मी आती है तो हमको लगता है कि कूलर मिलेगा, कोई और वस्तु चाहिए, हमको मिलती है। तो उसी तरह से सरकार को भी पहले से सारी कुछ प्लानिंग करके चलनी चाहिए। मुझे वाजपेयी जी की याद आती है, एनडीए की सरकार में जिसने सबसे ज़्यादा संकट सहे थे। 1998 में परमाणु विस्फोट हुआ, सब तरह के सैंक्शंस लग गए, बड़े बड़े देशों ने हमारे पे सैंक्शंस लगाए, पर वाजपेयी जी देश की इकोनॉमी को निकाल कर ले गए। मैं उनकी इसके लिए तारीफ करना चाहता हूं जी। 1999 के अंदर कारगिल युद्ध आ गया, हमने कारगिल युद्ध भी जीता और अर्थव्यवस्था को भी कायम रखा। 2001 से 2003 तक सूखा पड़ गया पूरे देश के अंदर, पर उस सूखे पूरे देश के अंदर सूखे का हमने सामना किया और उस सामना करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी ठीक चलती रही और हमने महंगाई बढ़ने नहीं दी। 2004 के अंदर बिहार और दूसरे प्रदेशों के अंदर बाढ़ आ गई, किंतु उस बाढ़ का भी हमने सामना किया और वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से निकाल कर ले गई जी और हमने महंगाई बढ़ने नहीं दी। सभापति जी, आपको अगर ध्यान हो तो उनके राज के अंदर एनडीए की सरकार में जब कोई एक सिलेंडर लेने चाहता था तो उसको कहते थे आप 2 सिलेंडर ले लीजिए, किंतु अभी ऐसे नहीं है। अभी ये जो सरकार आई और उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था हमको विरासत में जो बीमार अर्थव्यवस्था मिली, उसका सबसे बड़ा कारण जो गिनाते हैं लोग, वो गिनाते हैं उनके पास गठबंधन की मजबूरियां थी, गठबंधन के प्रेशर्स थे, इसलिए 2G जैसे स्कैम्स हो गए। उसके अंदर भ्रष्टाचार था, उसमें महंगाई थी, उसमें अर्थव्यवस्था चौपट थी और पॉलिसी पैरालिसिस था, क्योंकि कहते थे प्रधानमंत्री फैसले नहीं ले सकते हैं, पावर सेंटर एक नहीं है, फैसले कहीं और पर हो रहे हैं। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं दोनों बजट्स में पहले की भी सरकारें अपना बजट अच्छी लाती होंगी, किंतु दोनों सरकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह सरकार इस बजट को इंप्लीमेंट करके दिखाएगी। मैं वित्त मंत्री जी को बहुत पुराना जानता हूं। वित्त मंत्री जी के साथ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने पढ़ाई की, उनके साथ लॉ किया और उन्हीं की जब यूनियन में वो प्रेसिडेंट थे उसमें मैं सेक्रेटरी था, इसलिए मैं जानता हूं वित्त मंत्री जिस काम को ठान लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। जो उन्होंने विजन रखा है इस बजट के अंदर, मैं ये कहता हूं हमारी सरकार उसको पूरा करके दिखाएगी। फिर हमारी एनडीए की सरकार में और यूपीए की सरकार में फर्क इतना है, हमारे पास वो मजबूरियां नहीं है। हमारी सरकार अपने ओन के ऊपर है, हमारी सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, हमारे अलाइज हैं जो हमारे साथ हैं, किंतु हमको वो मजबूरियां नहीं है, इसलिए हम कड़े फैसले ले सकते हैं, हम संविधान में परिवर्तन करके नई नीतियां ला सकते हैं। हमारी सरकार बहुमत से जीत कर आई है। सभापति जी, हम में कठिन निर्णय लेने की क्षमता है इस सरकार के अंदर और इसीलिए हमारी सरकार के सामने 2G, कोयला जी, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना हमको। आई एम नॉट यील्डिंग। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, जो भी संविधान में या जो भी संविधान के बाहर जिन नीतियों के अंदर भी हमको परिवर्तन करने की जरूरत होगी, इस सरकार में वो ताकत है कि वो उस परिवर्तन को लाकर कर सकती है जी।
हमारी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक है, पावरफुल है, और हम सबको साथ सबका विकास लेकर चलने की नीति के ऊपर चल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो इनसे रेगुलर मिलता था, ये सब सजेशंस लेते थे, पर कितना इंप्लीमेंट कर पाते थे वो मैं नहीं, संजय बारू जी की किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा जी। कल आनंद शर्मा जी ने भाषण दिया, और भाषण देने में ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ रिचुअल कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि सरकार का ये बजट बहुत अच्छा है जी। और मुझे एक बात नहीं और समझ आती जिसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। आनंद शर्मा जी कहते हैं ये बजट इंस्पायरिंग है, नो बिग पिक्चर्स, नो विजन। मनमोहन सिंह जी कहते हैं इसमें लक्ष्य हासिल करने का रोड मैप नहीं है। शरद यादव जी कहते हैं ये शब्दों का गुलदस्ता है। बजट के साथ बुरे दिन की शुरुआत हुई है, शरद यादव जी कहते हैं। और भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग बजट के बारे में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि पहले यूपीए ये फैसला कर ले, क्योंकि बीच बीच में ये भी कहा जाता है कि ये सरकार हमारा बजट लेकर आ गई है, हमारी नीतियां लेके आई हैं। तो पहला फैसला करिए कि ये बुरा बजट है या ये आपकी यूपीए की सरकार का बजट है, उसके बाद तय होगा इस बात का कि बजट कैसा है जी। कल नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि एक टिटैरी चिड़िया है, टिटैरी चिड़िया है, वो दोनों पैर को ऊपर करती है तो उसको लगता है कि जैसे सारा आकाश उसने संभाल रखा है। आप टिटैरी चिड़िया की क्यों बात करते हो? आप कृष्ण की बात करो, जिसने गोवर्धन को संभाल रखा था और उसके नीचे सारी समस्याओं को हल करने के लिए जनता के लिए तैयार बैठे थे। आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवर्धन को उठाएगा कृष्ण की तरह और इस देश की समस्याओं को हल करके दिखाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, कल उन्होंने, नरेश अग्रवाल जी ने एक शेर पढ़ दिया कि अब तो अच्छे दिनों से डर लगते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे बारे में कोई राय कायम ना कर दोस्त, ये बदलेगा तो तेरी राय भी बदल जाएगी जी। और मेरे को मालूम है कि जिस समय सरकार को 1 साल होगा, आप ही लोग खड़े होकर इस बात को कहेंगे कि हाँ, एनडीए की सरकार ने जो कहा था उसको करके दिखाया है। क्योंकि मोदी जी ने एक सपना देखा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर अगर कोई मोची है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई बिजनेसमैन है, उस सबको ये लगना चाहिए कि अपना काम करते हुए मैं काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं देश का काम कर रहा हूं, मैं देश का विकास कर रहा हूं। जब ये स्पिरिट हम लोगों के बीच में आएगी तो मैं ये समझता हूं कि पूरा देश जो सपने देखे हैं और जो बजट आया है उसको पूरा करने के अंदर लगेगा। हमने जो अर्थव्यवस्था सौंपी थी उसमें जीडीपी का विकास दर 8.4% से अधिक था, इन्फ्लेशन रेट 5% से कम था, फिजिकल डेफिसिट 6% से हम 4.3 तक तो ले ही आए थे, और करंट अकाउंट सरप्लस $7.3 अरब का था, और औद्योगिक विकास दर 7.3% थी। पर हमको जो बीमार अर्थव्यवस्था मिली उसमें जीडीपी विकास दर 5% से नीचे था, महंगाई दर 9% से अधिक थी, फिजिकल डेफिसिट 4.5% और औद्योगिक विकास दर 1% से भी नीचे पहुंच गई थी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमको तो 2 हफ्ते में कहने लग गए लोग कि आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आलू प्याज टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। अरे आप हमें 2 हफ्ते नहीं, कम 2 महीने नहीं, कम से कम 10 महीने दो। आपको हमने 10 साल दिए थे, हम आपको दिखाएंगे करके कि इस महंगाई को भी नीचे लाएंगे। और आज प्याज के दाम बढ़ नहीं पाए हैं। बैठिए आप। राजीव जी, जो अर्थव्यवस्था हमको मिली है और जिसको ठीक करने के अंदर समय लगेगा उतना समय हमको लगेंगे। और टमाटर भी आपका हुआ है, समझिए, वो लाल भी आपके कारण हो रहा है, आपकी नीतियों के कारण हो रहा है। हमारी उपज तो भी आएगी। और किसी ने आपके बारे में कहा है, तुमने हालात इतने बिगाड़े हैं इस जमाने में, तुमने हालात इतने बिगाड़े हैं इस जमाने में, वक्त तो लगेगा ही उनको अपनी जगह आने के अंदर, वक्त तो लगेगा ही उनको अपनी जगह आने में। तो भाई थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। हम आपको तो पानी के लिए बोल देता हूँ। शेर आप सुन लीजिए, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे वो टूट भी सकती है। और मेरा भी शेर सुन लीजिए, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां लूटा क्यों था? इतने सालों के अंदर जो अर्थव्यवस्था लूट गई उसके बारे में क्या कहोगे राजीव शुक्ला जी? ये जो आपकी सरकार गई, ये अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण गई। ये जो सरकार गई
ये महंगाई के कारण गई, और ये जो सरकार गई ये भ्रष्टाचार के कारण गई। मैं बताना चाहता हूं। प्लीज सर राजीव, प्लीज मिस्टर राजीव, आप शहरों में मत जाना। मैं चांदनी चौक से हूं, गंगी जमनी तहजीब को जानता हूं, गंगा जमनी तहजीब को। इसलिए अभी आप सभापति जी, kindly address the chair. You don't exchange yourself. सभापति जी, Anything you please address to me. नहीं, मैं तो उनको बता रहा था। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, सरकार में फर्क क्या है सर। पहले प्याज जब 100 रुपए किलो हो जाती थी तब सरकार जागती थी जाके जी। इस सरकार ने पहले दिन से कदम उठाने शुरू किए जी। चाहे वो निर्यात के मामले में था, $500 सीधा उसका रेट किया हमने, चाहे वो इसके मामले में था कि जमाखोरों के ऊपर छापे लगे। हमने तो इनके जमाने में कभी जमाखोरों के ऊपर छापे आज तक लगते नहीं देखे। और चाहे वो फूड सिक्योरिटीज की मीटिंग थी या खाद्य मंत्रियों की मीटिंग थी, हमने लगातार उसके ऊपर किया। पर इस सरकार को समय लगेगा, मैं यही नहीं कि दावा कर रहा हूं, और ना हमारे प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं। और उन्होंने मनमोहन सिंह जी की तरह कभी यह भी वायदा नहीं किया कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कर दूंगा। उन्होंने कहा आप हमको 60 महीने के लिए चुन के लाए हो, इसलिए हमको थोड़ा समय दो चीजों को ठीक करने के लिए। और मेरा यह कहना है कि आपको दोनों सरकारों में फर्क सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का मिलेगा। और मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहता हूं, ये जो बजट है ये विल पावर और विजन वाला बजट है जाके जी। मोदी जी सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं। ये मोदीनॉमिक्स है, ये भिन्न होगी सरकार। इसमें खुद कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण व बजट के अंदर तालमेल है। खुद आनंद शर्मा जी ने यह कहा था, खर्च और आमदनी के अंदर इसके अंदर तालमेल है। यह संतुलित बजट है, इसके अंदर पूरे देश का सोच किया गया है। मैं अगर लंबी लिस्ट पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, किंतु जिस देश के अंदर 80% से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, उसके लिए ग्रामीण सड़कों के ऊपर 14,000 करोड़ का बजट रखा है। मनरेगा जैसी स्कीम जो आधी से ज्यादा भ्रष्टाचार के अंदर चली गई, उस मनरेगा स्कीम को भ्रष्टाचार मुक्त करके ग्रामीण विकास के साथ जोड़ने का संकल्प इसी सरकार ने लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया है। मैं सिर्फ आपको गांवों, ग्रामीण और गरीब के लिए जो प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं। ग्रामीण आवास के लिए ऋण दिया गया है, 8 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि के ऋण दिया गया है। किसान टीवी शुरू हो गया है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री अब ये सपना देखते हैं कि भाई मिट्टी के अंदर कौन सा उर्वरक, कौन सा केमिकल और कौन सा फर्टिलाइजर डाला जाए, इसके बारे में भी सॉइल टेस्टिंग के सिस्टम बनाए जाने चाहिए। किसानों का टीवी शुरू करके उनको और ज्यादा एजुकेट करना चाहिए। और इस देश के अंदर जो सिंचाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें 1000 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है। सभी के लिए आवास। कौन सी ऐसी सरकार है जो कहती है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर बिजली देखने का सपना दे रहे हैं। हम एक साथ बिजली की कल्पना करेंगे पूरे देश में, किस तरह से पावर जनरेशन होगी जी। हमारी सरकार ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान शुरू किया है। इसी सरकार में 100 स्मार्ट शहरों के ऊपर बहुत शोर हो रहा है। ये 100 स्मार्ट शहर कहे हैं हमने ये नहीं कहा कि पूरे के पूरे सब नए शहर खड़े होंगे। कुछ नए होंगे तो कुछ के अंदर और अत्याधुनिक सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर दिया जाएगा। इसके लिए लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमने एफडीआई के अंदर बीमा और डिफेंस के अंदर एफडीआई की बात की है, ताकि जितने भी रक्षा उत्पादक हैं वो हमारे देश में ही बन सकें। और अनुसूचित जाति योजना के लिए 50,000 करोड़, जनजाति के लिए 38,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो और चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, उसके लिए मदरसों के आधुनिकीकरण की मुझे तो नहीं लगता पिछली सरकार ने किसी तरह से काम किया था। अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि उनके ऊपर वे अमल करें। मेरा सबसे बड़ा जोर है टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इस देश की इकोनॉमी टूरिज्म से चल सकती है। अभी जहां तक मेरी नॉलेज है तो 500 करोड़ का बजट रखा गया है, जो काफी नहीं है। क्योंकि मैं एक दिल्ली से आता हूं, चांदनी चौक से, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। और हमारे देश के अंदर 5,000 से ज्यादा तो ASI के स्मारक हैं। इस देश में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और आज टूरिज्म एक जनरल टूरिज्म नहीं है, उसमें मेडिकल टूरिज्म है, उसके अंदर रिलीजन टूरिज्म है, उसके अंदर एजुकेशनल टूरिज्म है। और बहुत से दुनिया के देश ऐसे हैं
जो टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म की इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, मैं राजस्थान से अभी एमपी हूँ, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर जो वीरों की धरती है, उसमें भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। राजस्थान के रेगिस्तान में 2,47,000 किलोमीटर रेगिस्तान एरिया है, तो हम चाहते हैं उसका यूटिलाइजेशन SCZ लाकर होना चाहिए। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की भी मैं मांग करता हूं। वहां सूखे की और रेगिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको देखकर सरकार को इस पे ध्यान होना चाहिए। मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ। मैं चाहता हूं सरकार वायदा बाजार पर भी अंकुश लगाए, चाहे उसको बैन करे और चाहे उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए। मैं चाहता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, 15 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उसको स्लम बनाकर डाल दिया है। किसी दिन चलिए मेरे साथ दिल्ली देखने के लिए। 60 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में, 40 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी के अंदर, 20 लाख लोग स्लम के अंदर। उसके लिए उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं तो आपकी तरफ से सरकार से कह रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है, आप सब लोग यहाँ रहते हैं, आप सब लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए दिल्ली को, आई एम नॉट यील्डिंग, इसलिए मैं चाहता हूँ दिल्ली के लिए भी सरकार को एक बजट रखना चाहिए और उसके लिए NCR का विकास करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या के नियंत्रण पर भी सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं सर, भारत की संस्कृति एवं प्रचार के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, हम सूरज होने का दावा नहीं करते और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु हम दिया जरूर हैं। तम से युद्ध करना एकमात्र हमारा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की हमारी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। डिगा तो सकती हैं, बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू मिस्टर गोयल, थैंक यू वेरी मच।